ये HTML पहला टैग हो गया, ठीक। उसके बाद फिर HTML का क्लोजिंग टैग लिखेंगे हम। इसके बाद फिर बीच में हमारा दो चीज होता है, एक हेड होता है, दूसरा बॉडी होता है, ठीक है। हेड में बेसिकली हम डिफाइन करते हैं मेटा डेटा को, ठीक। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा। इसमें ये हेड का हमारा ओपनिंग टैग हो गया। उसके बाद फिर हमारा दूसरा क्या है, हेड का क्लोजिंग टैग, ठीक। ठीक हो गया हेड। हेड हमारे यहाँ पे क्लोज हो गया। आफ्टर दैट हमारे यहाँ पे बॉडी स्टार्ट होगा और फिर बॉडी क्लोज होगा, ठीक। बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी क्लोज हो गया। अब इसके बीच में हम जो भी कंटेंट लिखेंगे वो कहाँ पे आएगा, पेज के बीच में आएगा, ठीक है। जैसे हम पहला H1 लिखते हैं, H1 हमारे किस चीज का टैग होता है, हेडिंग का होता है। हेडिंग टैग टोटल कितने होते हैं, ठीक। सेव करने के लिए क्या एक्सटेंशन बताए थे, आ जाएगा, ठीक है। अब इधर ही समझना है ध्यान से। ये हमारा एक बेसिक कोड है, ठीक। बेसिक कोड फॉर्मेट जिसको हम बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। इसमें सबसे पहला हमारा ये हेड क्या है, रूट एलिमेंट है, ठीक। ठीक, ये हमारा रूट एलिमेंट है। हमारा हेड टैग डिफाइन करता है मेटा डेटा को, ठीक। मेटा डेटा मीन्स होता है डेटा अबाउट डेटा, मतलब जो भी हम डेटा लिख रहे हैं इसके बारे में कुछ अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। ठीक है, मेटा डेटा का मतलब डेटा अबाउट डेटा। उसके बाद फिर हेड हो गया। उसके बाद फिर टाइटल हमारा क्या शो होता है, चल गया, वो बोल दीजिए इथरनेट का केबल लगा देने के लिए राउटर में। ये टाइटल के लिए होता है। टाइटल कहाँ शो होता है हमारा, टाइटल बार में शो होता है। टाइटल बार किसको बोलते हैं, जो सबसे ऊपर रहता है टॉप में,
तो यहाँ पे HTML लिखा है, ये किसका शो कर रहा है? ये बेसिकली हमारा ये नोटपैड डॉक्यूमेंट का शो कर रहा है। वैसे जब हम इस पेज को रन करेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या दिखाएगा? माय फर्स्ट वेब पेज दिखाएगा, ठीक, जब इसको रन करेंगे। उसके बाद फिर बॉडी हमारा क्या डिफाइन करता है? जितने भी कंटेंट ब्लैंक पेज में दिखेगा वो हमारा सारा यहाँ पे बॉडी में जितना डेटा लिखेंगे वो हमारा उसमें शो करेगा, ठीक। H1 हमारा क्या डिफाइन कर रहा है? हेडिंग, ठीक है। हो गया, इतना नोट डाउन कर लिया, ठीक है। इस कोड को हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम सेव करेंगे। सेव करने का एक्सटेंशन क्या बताए थे? index.html। यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे। index.html ही क्यों हम लिखते हैं? क्या? ये आ गया ना, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट सेव कर रहे हैं, ठीक। इसको ऑल कर लेना है पहले तो हमारा, ये फाइल टाइप ऑल हो गया। उसके बाद फिर यहाँ जो .txt लिखा हुआ है, तो क्या एक्सटेंशन बताए थे HTML का? क्या एक्सटेंशन होता है? यहाँ पे .html कर दिया, और फाइल का नाम हम कुछ भी रख लेंगे, जैसे यहाँ पे इंडेक्स रख लेते हैं, ठीक। फर्स्ट फाइल का नाम index.html करके हम सेव कर लिए। कहाँ पे सेव हुआ है? डेस्कटॉप पे, कोड नाम के फोल्डर में। ये यहाँ पे कोड नाम का फोल्डर आ गया हमारा, ये इसी में सेव है ना। इसको ओपन किए, ये हमारा index.html फाइल आ गया। इसको सिंपली डबल क्लिक करेंगे, हमारा रन हो जाएगा, ठीक। क्रोम में हम रन कर लेते हैं। आ गया, ऊपर हेडिंग आया ना लिखा हुआ, क्या है? माय फर्स्ट वेब पेज। कहाँ से? ये यहाँ हेडिंग टाइटल से आया। टाइटल हमारा लिखा हुआ है माय फर्स्ट वेब पेज, तो ये आ गया टाइटल हमारा। उसके बाद फिर ये बॉडी के अंदर हम हेडिंग लिखे हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या शो हो रहा है? ये हमारा पे यहाँ पे दिस इज हेडिंग शो हो गया, ठीक। वैसे ही आगे जब हम नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ वहां शो होगा। पी टैग लिए, और इसके बाद फिर लिख देते हैं यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। हो गया सेव। इसको कंट्रोल S करते हैं, और यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करेंगे। हो गया सो ना पेज, ठीक। ये हमारा क्या था? फर्स्ट कोड था फर्स्ट पेज का, ठीक है। इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, कौन सा लाइन क्या डिफाइन कर रहा है? ये वाला हमारा हेड टैग है। हेड मीन्स वो हमारा पेज में शो नहीं होगा, मतलब डेटा के बारे में बताएगा। जैसे टाइटल यहाँ पे हो गया, और फिर जब एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करेंगे, आगे भी जब CSS लिखेंगे स्टाइलिंग के लिए, तब एक पेज से दूसरे पेज को जब हमें कनेक्ट करना होगा तब वो इसी में लिखेंगे, हेड टैग के बीच में ही। यहाँ पे फिर हम उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर ये हमारा बॉडी स्टार्ट होता है, जहां से कंटेंट हमें पेज पे शो करना है, वो सारे कोड किसके बीच में लिखते हैं? बॉडी के बीच में। H1 से हमारा हेडिंग शो हो रहा है, P से हमारा पैराग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। हेडिंग हमारा टोटल 6 होता है, लिखते जाना सारा ये, ठीक है। हेडिंग टैग हमारा H1 से लेके H6 तक होता है। ये नॉर्मल कोड हम इससे कर लिए। उसके बाद फिर एक हमारे पास एडवांस कोड एडिटर आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ये वाला जो हमारा कोड एडिटर है, ठीक है। ये हमें ये हेल्प करता है, जैसे जो कोड हम लिख रहे हैं ना बारी बारी से एक एक लाइन में, स्टार्टिंग एलिमेंट भी लिख रहे हैं, फिर क्लोज एलिमेंट भी लिख रहे हैं, तो हम VS कोड के माध्यम से एक ही कोड लिखेंगे, वो ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाएगा, ओपन भी हो जाएगा। मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें H1 लिखना है, तो केवल H1 लिख करके और एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक ओपन क्लोज दोनों टैग लग गया। क्या हेडिंग का वही बता रहे आगे, ठीक। उसके बाद फिर हमारे जैसे पैराग्राफ लिखना हुआ तो केवल P लिखे और एंटर किए तो हमारा पैराग्राफ वाला टैग आ गया, ठीक। वैसे बहुत सारे हमारे पास टैग हैं। टैग दो प्रकार का होता है, एक केवल ओपनिंग टैग होता है, दूसरा हमारा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों टैग होता है।
ठीक, नेटवर्किंग के बारे में तो हम पढ़ लिए थे, पूरा बढ़िया से समझ में आ गया था ना। अब उससे पहले ये जो हम कोड एडिटर डाउनलोड किए है ना, उसको थोड़ा वो करना समझ लो इसमें, तो कैसे डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करके सेटअप करेंगे। ठीक है, जो हम कोड एडिटर यूज करेंगे, हम ये VS कोड को कैसे, वो सब बताएंगे अभी बाद में, रुक जाओ। पहले हम जिस पे कोड लिखेंगे, हम VS कोड पे हम अपना कोड लिखेंगे ना, तो इसको कैसे डाउनलोड करके हम सेटअप करना है वो सीख लेते हैं। एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्रोम पे जाएंगे या फिर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ठीक, नया टैब में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे VS कोड, ये हमारा फर्स्ट वाला साइट आ गया। ठीक, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर हमारा विंडो पे भी हम यूज कर रहे हैं, तो विंडो के लिए हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड इसे कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। डाउनलोड होने तक का इंतजार करते हैं। हमारा डाउनलोड हो गया। अब सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा डाउनलोड हुआ है फाइल। इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर इसको पहले इसको बंद करने के लिए बोल रहे हैं। हमारा पहले से चल रहा है ना VS कोड, तो इसको हम पहले बंद कर लेते हैं, तब ये होगा। बंद हो गया। अब इसको डबल क्लिक किए, उसके बाद फिर एग्रीमेंट पूछ रहा है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है, नेक्स्ट करना है, ये टिक सारे कर देना है। ठीक है, ये जैसे ही जब हम सारे टिक कर देंगे ना, उससे हमें ये फायदा होगा कि जब राइट क्लिक करेंगे ना, तो वहां से डायरेक्ट कोड में ओपन होने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट 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 क्लिक कर देना है। ठीक, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी ऐसे ही बोलते रहेगा वो, सब चेक करना मतलब। ID पासवर्ड आप दे दीजिए ना, हम कर देते हैं इसका सेटअप। स्क्रीनशॉट भेज देते हैं आपको WhatsApp। इसमें पहले से क्या लिखा हुआ था, परिवर्तन केवल नाम था ना, तो वो देखेंगे फोन में सेव होगा, अभी हम कर देंगे उसको भी। ठीक, उसके बाद फिर ओपन किए तो हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट कोड लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक ठीक ठीक। अब जिस फाइल में हमें कोड लिखना है, जैसे हम ये कोड वाला फोल्डर बनाए हैं यहाँ पे, ये हम यहाँ पे कोड वाला फोल्डर बनाए थे ना, इसमें हमें सारा कोड लिखना है। तो इस पे हम इसको ओपन करके यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। ठीक, शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओपन विथ कोड। जब वो हम टिक किए रहेंगे, तब इंस्टॉल करते वक्त जो ऑप्शन आया था टिक करने के लिए ना, वहां पे कर देंगे तो हमारे डायरेक्ट कोड में ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर यस कर देंगे, ये हमारा फाइल खुल गया index.html। यही कोड अभी हम वहां लिखे थे ना। कुछ आ रहा है समझ में? कुछ नहीं? ठीक है, अभी तक जो बताया वो समझने वाला भी नहीं था, जो अब बता रहे हैं वो समझने वाला है सारा, वो समझ लेना है। ठीक है, सबसे पहले हमें कोड लिखना है, नया फाइल बनाना है। ठीक, हमारा कोई एक फोल्डर है, समझना है ध्यान से, ये हमारा फोल्डर है, यहाँ से हम कोडिंग करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेना। सबसे पहले फाइल क्रिएट करने से पहले इस फोल्डर को हम वहाँ ओपन कर लेते हैं VS कोड में, जहाँ पे हमें फाइल क्रिएट करना है। तो इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ जा करके ओपन विथ कोड कर लेना है। ठीक है, ओपन विथ कोड कर लिए। हमारे जिस फोल्डर में भी कोडिंग कर रहे हो, कल को चल के हम मान लो दिस PC में डाउनलोड में हमारा इधर कोई फोल्डर है कोड नाम का। ठीक है, कोडिंग है या फिर कुछ भी जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट का जैसे नाम लिख लेंगे। प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना लिए। अब इसी पे हमें सारा कोडिंग करना है, तो इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन नहीं दिखाता है। इस पे चले गए तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा आता है ओपन विथ कोड का। ठीक, इसको हम VS कोड में ओपन कर लेंगे, इस फोल्डर को, और फिर यहीं से हम अपना कोड लिखना शुरू कर देंगे। इतना आ रहा है समझ में? ठीक, इतना आ रहा है तो बाकी सब कुछ आ गया। ये हमारा कोड में फोल्डर खुल गया। नया फाइल बनाने के लिए यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, नया फाइल क्रिएट करने के लिए, और नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन है। ठीक, इधर देख लो तनु,
नया जब फाइल क्लिक करना है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा नया फाइल क्रिएट होगा, और जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा नया फोल्डर क्रिएट होगा। ठीक है, अभी हम कोई भी नया फाइल बना रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई भी कोड लिखना है, जैसे फर्स्ट कोड लिख रहे हैं। ठीक है, लास्ट में हमें क्या लगाना है, .html क्या है, फाइल का एक्सटेंशन है, मतलब ये बताता है कि ये जो हमारा फाइल है वो किस टाइप का फाइल है। तो हमारा किस टाइप का फाइल होने वाला है, ये HTML का फाइल है। आ रहा है समझ में ना? जहाँ नहीं समझ में आया वहीं रोक देना, पूछना कि ये नहीं समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कोड हम लिख लेते हैं और .html, इस नाम से हम यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लिए। ये हमारा ब्लैंक पेज है। कोड लिखना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, सबसे पहला हमारा क्या होगा, HTML होगा। HTML हमारा क्या है, रूट एलिमेंट है ना। HTML लिख लिए। HTML में हमारा 2 एलिमेंट आता है, कौन कौन सा, एक हेड और दूसरा बॉडी। ठीक, तो हम सबसे पहले हेड क्रिएट कर लिए, उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, बॉडी आता है। ठीक, तो यहाँ पे बॉडी क्रिएट कर लिए, 2 एलिमेंट हो गए क्रिएट, बॉडी हो गया। हेड के अंदर अभी हमें क्या लिखना है, हेड के अंदर मोस्टली हम टाइटल अभी पहले लिखते हैं, तो हम यहाँ पे टाइटल लिख लिए, टाइटल में कुछ भी, ठीक है, लिख दिए। उसके बाद फिर हमारा बॉडी आता है, बॉडी में जो भी चीज हम लिखेंगे, पैराग्राफ, हेडिंग, जो हमारा सबसे मेन यूज होता है क्या होता है, हेडिंग होता है। हेडिंग हमारा टोटल कितना होता है, H1 से लेके H6 तक होता है। ठीक है, हेडिंग टैग लिख रहे हैं, हेडिंग टोटल हमारा कितना होता है, 6 होता है। H1 से लेकर के H2 होता है, H3 होता है, वैसे H6 तक होता है। अब H1 से H6 तक ही क्यों होता है, ठीक, जो हमारा H1 टैग होता है ये मेन हेडिंग होता है। मीन्स अगर हमारे कोई एक जैसे बुक लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा पूरा किताब एक लिखा हुआ है, इसमें अगर हम इसमें ओपन करेंगे तो इसमें जो हमारा सबसे ऊपर लिखा हुआ है ये क्या है, सबसे मेन हेडिंग हो गया हमारा, ये कुछ भी नहीं, ये हमारा सबसे मेन हेडिंग है ना। इसके बाद फिर सब हेडिंग एक हमारा यहाँ भी है, कोई मान लो जैसे चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं, ठीक है, ये जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, H1 हमारा एक मेन हेडिंग हो गया, इसके बाद फिर इधर हमारा कुछ सब हेडिंग होगा। ये जैसे माई कंप्यूटर लिखा है सब हेडिंग है, तो मतलब इसका प्रायोरिटी मेन हेडिंग से थोड़ा कम है, तो इसको हम H2 में लिख लेंगे। और भी इससे भी कम प्रायोरिटी वाला एक और हेडिंग आ गया तो H3 से हम लिख लेंगे। इसके लिखने से ये होता है कि जैसे हम कुछ भी चीज़ गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो जो गूगल पे सर्च में डेटा आता है किसके माध्यम से आता है, वेबसाइट के ही माध्यम से आता है। तो जो हमारा मेन हेडिंग होगा उसको H1 से लिखेंगे तो गूगल सर्च इंजन में वो सबसे पहले दिखेगा हमें। आगे समझ में ये बात, इधर समझ में आया, नहीं समझ में आया क्या? और भी हो सकता है, जैसे हेडिंग है ना, अभी हमें 6 का ही नीड पड़ा, हम 5 भी लिख सकते थे, H1 से लेके H5 तक भी लिख सकते थे, 10 क्यों नहीं होता? जैसे मेरे पास हेडिंग है, ठीक है, हाँ, तो जैसे देखो हमारे पास इतने भी अगर कोई किताब लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या 10 टाइप के हेडिंग होंगे? नहीं, वैसे बहुत कम होता है चांसेस। या फिर हम लोग कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा घटा के कर सकते हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी बांटने की जब बात आई ना तो H6 तक ही रखा गया कि H6 तक ही प्रायोरिटी हो, ठीक है। हमारे टोटल वो बात नहीं समझ में आया, जैसे हम कुछ भी चीज, जैसे ये हमारा क्रोम ओपन है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ भी चीज कल को हम सर्च करते हैं किसके बारे में, मान लो इंडिया के बारे में सर्च करते हैं, ठीक, इंडिया के बारे में सर्च करते हैं तो पहला हमारा कोई वेबसाइट आया है, ठीक है, जैसे ये विकिपीडिया का आया है वेबसाइट है, ठीक, तो इसमें यहाँ पे हमारा ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा सर्च टॉप पे आने का रीजन ये होता है कि जो चीज का हमारा प्रायोरिटी ज्यादा हो, जैसे एक हमारा विकिपीडिया बना हुआ है तो इसमें कई सारे टॉपिक होंगे, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? अनमोल, बाहर निकलो थोड़ा, निकलो तो बाहर, हाँ तुम भी निकलो बाहर, बोल रहे जितना सुनो, क्लास चल रहा है इधर, बाहर निकलो।
प्रधान अनमोल अंदर बैठो। नहीं ये बैठो तो बीच में, इधर तुम कोने में सट के बैठो, ठीक है बस। हाँ और इधर ही फर्स्ट में ही बैठना है बस, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, हेडिंग का प्रायोरिटी दिया हुआ है, ठीक। इसमें क्या होता है ना, जैसे हम गूगल पे कुछ भी चीज सर्च किए हैं, ये हमारा एक वेबसाइट है, ठीक है। क्या, छोड़ दो कोई बात नहीं। ये एक हमारा वेबसाइट है ना, वेबसाइट में कई सारे चीज हो सकते हैं, ठीक। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है, किसी का प्रायोरिटी कम है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एंथोमोलॉजी के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ इंडिया लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हम चाहते हैं कि इंडिया हमारे यहाँ पे क्या है, मेन है कि विकिपीडिया इंडिया के बारे में है। तो मेन हेडिंग अगर हमें टॉप पे लाना है तो इंडिया के बारे में अगर H1 में लिख देते हैं तो ये हमारे सबसे पहले सर्च करने पे आएगा। तो वैसे ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम करता है, प्रायोरिटी बेस्ड काम करने के लिए, ठीक। जैसे यही मेरा वेबसाइट है, तो इसमें अगर हम यहाँ पे सूरज आर्य नाम लिखे हैं तो हम सर्च कर रहे सूरज आर्य, तो यही वेबसाइट का टॉप पे आ रहा है। इसमें कंटेंट तो बहुत सारा लिखा हुआ है ना, यहाँ भी हमारा कंटेंट है, यहाँ भी कंटेंट है, ठीक। इसमें स्किल है, ये भी हमारा कंटेंट है। तो अगर इसको हम H1 से लिख देते तो ये अगर हम स्किल केवल सर्च करते तो ये वेबसाइट का जो मेन सारा जाता कि मतलब कौन सा रूट एलिमेंट है, तो वो सारा इस पे आता। तो वही हमारा इसीलिए हेडिंग का प्रायोरिटी बेस्ड दिया रहता है कि जो हमारा मेन टाइप का हेडिंग है उसको H1 से लिखेंगे, जो उससे थोड़ा कम प्रायोरिटी वाला H2 से, उससे कम प्रायोरिटी वाला H3 से, वैसे अरेंज करके हम लिखेंगे सारा, ठीक है। आगे समझ में, हेडिंग कितना होता है, 6 तो टोटल हेडिंग है। उसके बाद फिर जब हमें वेबसाइट में कोई भी पैराग्राफ शो करना होता है तो उसको हम किससे लिखते हैं, P टैग से लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, H1 टैग लिख लिए, ठीक है। हेडिंग हो गया, दिस इज हेडिंग, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें हम कंटेंट लिखते हैं कोई पैराग्राफ का, ठीक है। ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब इसको रन करना है फाइल, ठीक। एक तो ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करें, ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये लाइव सर्वर इसमें इंस्टॉल किया गया तब आया है, नहीं तो ये वैसे डिफॉल्ट नहीं आता, ये हमारा यहाँ से एक्सटेंशन होता है, ठीक। यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे एक सर्च करके एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है, क्या, लाइव सर्वर लिख लो, ये लाइव सर्वर। इधर क्या हुआ रोशनी, सुनाई नहीं दे रहा है? इतना तक समझ में आया कि नहीं, ये कोड समझ में आ गया ना, ठीक है। उसके कुछ पहले सुनाई देने वाला भी नहीं था लायक, ठीक है। ये कोड लिख लियो, कोड आ गया ना पूरा समझ में, ये कोड लिख लेना, इसको बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं या फिर बेसिक कोड। हमें जो कोड लिखना है वो लिखने का स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ठीक। ये इतना कोड लिख लेना, ये ठीक है। अभी बता रहे हैं वो, ये कोड हो गया लिखा हुआ है, ये हमारा मेन बेसिक कोड है। मतलब कोई भी हम कोडिंग स्टार्ट करें ना, उसको स्टार्ट करने से पहले हमारे इतने कोड का नीड है, रहेगा ही रहेगा, इतना मतलब जरूरत रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हो गया ना इतना, इसका मेंबर्स एक इसका नहीं आ रहा, इसका एक बस नहीं आ रहा था, 3 बना लिए। हो गया इतना तीनों का, ठीक। अब इधर समझिएगा, यहाँ जो हम टाइटल में लिखते हैं वो हमारा कहाँ शो होता है,
टाइटल बार में शो होता है। मतलब हम कोई भी वेबसाइट लिखे, अब यहाँ पे ये वेबसाइट में हमारा क्या लिखा हुआ है, surajaryaofficial.com, यहाँ पे माई हेडिंग है, यहाँ पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट है, स्पीड है। मतलब जो हमें टाइटल में लिखना है तो वो चीज कहाँ से हम लिखेंगे, टाइटल में से लिखेंगे। किसी भी टाइप का हम वेबसाइट बना रहे हैं, टाइटल डिस्क्राइब करना हो, इसके बीच में जो लिखेंगे वो, इसी में बहुत सारा टाइटल कहाँ लिखा हुआ है, ये तो कई सारे टैब है ना ओपन हुआ, ये अलग वेबसाइट है, ये अलग वेबसाइट है, ये अलग वेबसाइट है, ठीक। तो क्या लिखना हो तो इसी टाइटल में तुम लिखो, बहुत सारा टाइटल के, यहाँ पे जो लिखोगी जितना शो होने लायक रहेगा उतना उस पर शो हो जाएगा, बाकी हाइड हो जाएगा टाइटल, ठीक है। आगे समझ में टाइटल। उसके बाद फिर अगला आता है हमारे ये वेबसाइट का कोई भी पेज, ठीक। अब ये लिख दिया, अब इसको रन करना है, ये हमें देखना भी तो है क्या क्या लिख रहे हैं, रन हो रहा है नहीं। उसके लिए इसमें एक क्या बोलते हैं उसका जरूरत पड़ता है, सर्वर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो वो एक्सटेंशन है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से सर्च करके, लाइव सर्वर, ठीक है। यहाँ ये क्या दिया हुआ है, ये यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, कितने फाइल है, यहाँ पे सर्च है, ये गिट रेपोजिटरी के बारे में है, ये डिबगिंग टूल है, वो सब नहीं ध्यान देना है, ये मेन हमें यहाँ ध्यान देना है, ये एक्सटेंशन है, ठीक। यहाँ पे क्लिक करके और फिर यहाँ सर्च कर लेना लाइव सर्वर, ये जो सबसे पहला आएगा ये वाला, इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक। नहीं समझ में आया फिर से समझो, वही बता रहे हैं। ये हमारा कोड वाला फोल्डर है, इसको ओपन कर लिए VS कोड में, ये भी 4-5 बार जब करेंगे ना तब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। शो मोर ऑप्शन पे गए, यहाँ पे ओपन विथ कोड कर लिए, ये हमारा कोड में खुल गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखना है, यहाँ अभी देखो सर्वर नहीं डाउनलोडेड है, नहीं है ना, तो नहीं शो हो रहा है, इसीलिए हम जाएंगे यहाँ एक्सटेंशन में और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, लाइव सर्वर। ये बस एक बार इंस्टॉल करना होता है, जिस सिस्टम में बैठे उसमें एक बार इंस्टॉल कर दी, हो गया। ये जो हमारा पहला आया यही साइट है, इसको बस इंस्टॉल कर देना है, ठीक। वो सब नहीं कुछ करना है, बस हमें ये पहला वाला इंस्टॉल करना है, वैसे ही, ठीक। ये हमारा इंस्टॉल्ड हो गया ना, अब हमारा कोड इजिली रन कर जाएगा, ठीक। ये देखो अब यहाँ पे लाइव सर्वर, गो लाइव का ऑप्शन आ गया हमारे पास, जैसे ये इंस्टॉल्ड हुआ वैसे गो लाइव का ऑप्शन आ गया। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारा कोड रन कर जाएगा ऑटोमेटिक। क्रोम आया, अलाउ करो, कोड रन कर गया, ठीक। अभी हम कुछ नहीं दिए इसलिए बाय डिफॉल्ट वो टाइटल आया है सर्वर के नाम के साथ, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे टाइटल दे देंगे, हाँ वो IP एड्रेस था, जब सर्वर बन के रन कर रहा है ना कोड तो वो सर्वर का एड्रेस दिया हुआ है, ठीक। क्या लिख दे टाइटल, PARIWAR, ठीक। अब जैसे हम यहाँ से सेव करेंगे और यहाँ पे उस पेज पे गए, ऑटोमेटिक ऊपर परिवर्तन हो गया कोड चेंज। अभी हम इसको इस साइड कर लेते हैं शिफ्ट, और साथ साथ में देखते भी चलना है, ठीक है। अब जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमारा यहाँ पे साथ साथ में रन करते जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा हेडिंग टैग दिया हुआ है, ठीक है। हेडिंग टैग में हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, ठीक। आ गया, केवल सेव करना है, ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा। और हमें सेव करने की भी जरूरत ना पड़े तो यहाँ पे एक ऑटो सेव का ऑप्शन आता है, फाइल में गए और यहाँ पे ये ऑटो सेव है, इसको क्लिक कर दो तो ऑन हो जाएगा, ठीक। अब हमें सेव करने की भी जरूरत नहीं है, बस हम कोड लिखे कुछ भी, ऑटोमेटिक उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा शायद, Ctrl+S की तब सेव हो रहा है। ठीक है, अब टिक हो गया ये हमारा, ठीक। आ गया ना, PARAGRAPH, ठीक। ऑटोमेटिक सेव होगा, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। इतना चीज करना आ गया कि नहीं आया, आ गया इतना समझ में, पक्का। चलो इतना करो पूरा स्टार्टिंग से, तो अच्छा फिर दिस इज पैराग्राफ के बाद फिर से लिखना है, तो फिर उसको वो बताएंगे, अभी आगे बता देंगे, उसके लिए उतना चिंता नहीं करना है।
ठीक है, ये लीजिए कीबोर्ड। पहले इधर ही रोशनी स्टार्ट करो, आ जाएगा। रोशनी को दो कीबोर्ड माउस। बोले ना, हम बता रहे हैं ना। माउस पकड़ो। एक यहाँ पे नया फोल्डर क्रिएट करो रोशनी के नाम से। फोल्डर कैसे क्रिएट होता है? इधर मेरे को नहीं आता, मैं कहाँ से करूँगी? फोल्डर हम बता रहे हैं तो करने के लिए राइट क्लिक करो। बोल रहे हैं हम कुछ पढ़ना आना, पढ़ने आई हो, सीखने आई हो ना कुछ। हाँ फिर करो, नया फोल्डर क्रिएट करो, राइट क्लिक करो, हाँ न्यू पे जाओ, हाँ फोल्डर, डोमिनेट, ठीक है लिखो रोशनी। डोमिनेट, हाँ डोमिनेट। ठीक है, इंटर करो, बस एक बार और इंटर करो। फोल्डर खुल गया हमारा। किस नाम का फोल्डर खुला है? यहाँ देखो लिखा हुआ है ऊपर टाइटल बार में। टाइटल बार कहाँ है? सबसे ऊपर रिया नाम का फोल्डर ओपन हो गया। अब इसको कोड में ओपन करना है, तो कोड में ओपन करो, कैसे बताए थे? राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन। अच्छा, हम ओपन इन टर्मिनल पे क्यों नहीं कर सकते? वो क्या है? ये टर्मिनल है, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये हमारा कमांड प्रोमोट ओपन होगा, जो हम CMD खोलते हैं ना, वो CMD ओपन हो जाएगा। देखो ये CMD खुल गया हमारा। ठीक है, यहाँ से भी ओपन कर लेंगे। यहाँ पे कोड डॉट लिख के एंटर करेंगे तब आ जाएगा। लिखो कोड CODE अरे वही ठीक था। E स्पेस डॉट, नॉलेज, ब्रेकिंग, बस इंटर करो। नॉलेज खुल गया VS कोड में। वही फोल्डर खुला। कौन सा फोल्डर खुला है? रिया वाला फोल्डर। ठीक, इसको यहाँ से बड़ा कर लेंगे। अब नया फाइल स्टार्ट करना है, क्रिएट करना, तो वहां पे रिया पे जाओ माउस से। हाँ फाइल वहां से क्रिएट करो एक। हाँ क्लिक करो, लिखो index.html। ब्रेकिंग के बाद नॉलेज डॉट HTML। ठीक, एंटर कर दो। हाँ अब बॉयलर प्लेट कोड लिखो जो लिखवाए थे कॉपी में अभी। index.html ही क्यों लिखते हैं? हाँ, जो हमारा गूगल का क्राउलिंग होता है। क्राउलिंग मतलब पता है क्या होता है? हाँ, क्राउलिंग मतलब कुछ भी चीज को सर्च करना, एक तरह का जाल बोल सकते हैं। ठीक, गूगल का हमारा क्या है? एक क्राउलिंग सिस्टम है। जब कुछ भी चीज हम इंटरनेट पे पब्लिश करते हैं ना, तो जो गूगल का क्राउलिंग सिस्टम है वो उसको रीड करता है, और जो जो डेटा मेन होता है वो उसको इंडेक्स कर लेता है। इंडेक्स मतलब किताब के फर्स्ट पेज में इंडेक्सिंग रहता है ना, उसमें क्या रहता है? सारे चैप्टर का। तुम लिखो इसको, फाइल तो लिखो। क्या लिखी हो? ये index.html बोले हैं लिखने के लिए। वही तो बोले आप। कॉपी खोलो। हाँ इस पे बॉयलर प्लेट कोड कहाँ लिखवाए हैं? जो अभी कोड लिखवाए थे, HTML हेड टाइटल बॉडी, वो वाला लिखो पूरा कोड। क्रॉलिंग मतलब सर्च करना। बता रहे हैं, क्रॉलिंग मतलब होता है जो कुछ भी चीज हम इंटरनेट पे पब्लिश किए ना, तो वो सारा डेटा को रीड करके, और उसमें से जो जो हेडिंग होगा, जैसे H1 में हम लिखे हैं तो मेन हेडिंग है, तो उस हेडिंग को वो इंडेक्स कर लेगा। जैसे हमारा ये किताब है, ठीक, किताब में कई सारे चैप्टर हैं, तो चैप्टर के फर्स्ट में हमारा क्या लिखा रहता है? इंडेक्स रहता है ना, एक पेज कि अगर हमें किसी अंदर पेज पे जाना है तो इंडेक्स पे हम देखेंगे, पेज नंबर देखेंगे, वहां से हम उस पेज पे डायरेक्ट चल जाएंगे। वैसे ही सेम गूगल के पास भी एक किताब है, मतलब गूगल के पास एक सर्वर है, वो सर्वर में उसका इंडेक्स एक पेज दिया रहता है। तो कुछ भी चीज हम जैसे ही इस किताब के पास भेजे, इंटरनेट पे हम कुछ भी चीज पब्लिश करें, तो वो क्या होता है? वो क्राउलिंग सिस्टम जो होता है ना, उसमें से सारा चीज सर्च करने लगता है कि मेन हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, उसके अनुसार वो क्या कर लेता है? अपने इंडेक्स पे कर लेगा, और किस उस पे क्या बोलते हैं, किस IP पे वो पब्लिश हो रहा है। जैसे हमारा घर का एक एड्रेस होता है, वैसे ही इंटरनेट पे कुछ भी चीज अवेलेबल है ना, तो उसका एक IP एड्रेस होता है, तो वो IP एड्रेस उस पेज नंबर के जगह डिफाइन कर देगा। हाँ, गूगल इंडेक्सिंग करेगा, उसी को क्रॉलिंग कहते हैं। कोड लिखो ना। कॉपी कहाँ है? कॉपी ऊपर रखो इधर साइड में। हाँ, और जो HTML वाला लिखा हुआ है कहाँ है? हाँ वो पूरा लिखना है, टाइप करो। आगे क्राउलिंग का मतलब समझ में? हाँ। तनु इसको समझा देना क्राउलिंग का मतलब, कि आ गया समझ में?
क्या होता है क्राउलिंग का मतलब बताओ? मतलब अगर कीबोर्ड माउस आगे पकड़ा दो। अब ये चीज तुम्हें फिर से करना है, समझ लेना एक बार, चाहे इसको करने दो और फिर तुम जब करना तो ये बता देगी, ठीक है? इसको पूरा बंद कर दो। हाँ, अपना एक नया फोल्डर क्रिएट करो, अनमोल नाम है, अनमोल नाम से, और फर्स्ट पेज बनाओ। हाँ, क्राउलिंग का मतलब क्या होता है? सर्च कर रहे हैं तो कुछ भी चीज पहले डिप्लॉय कर रहे हैं, मतलब कुछ भी चीज हम भेज रहे हैं। प्रोसेस हो रहा है बीच में से। कौन सा प्रोसेस है? वो इंडेक्सिंग का प्रोसेस, मतलब वो सारा डेटा एक जगह स्टोर करने का, ठीक है? उसके बाद फिर वो इंडेक्सिंग होगा, इंडेक्सिंग को ही, और फिर वहां से जब हम कुछ भी चीज सर्च करेंगे तो हमारे पास डेटा आएगा वो। तन्नू को दे दो उधर कीबोर्ड माउस। हाँ ठीक है, वो तुम एक बार बता दो तो फिर ये करेगी। इधर समझना है दोनों के ध्यान से कैसे क्या हो रहा है। ये दोनों फोल्डर डिलीट कर दो। ठीक है, फोल्डर क्रिएट करो। कीबोर्ड से करना हो नया फोल्डर क्रिएट तो कीबोर्ड से नया फोल्डर क्रिएट करना हो, कंट्रोल शिफ्ट और एन, नया फोल्डर क्रिएट हो गया यहाँ कॉर्नर में, ठीक? रुक जाओ एक सेकंड, इस फोल्डर को रीनेम करो। रीनेम कैसे होगा? F2 से, F2 क्लिक करो, हाँ रीनेम करो। ठीक है, एंटर करो, इसको ओपन करो। यहाँ से भी हम कर सकते हैं, यहीं पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पे देखो ओपन विथ कोड आ गया, ठीक? कोड में खुल गया। तन्नू इधर यस करो, वहाँ पे नया फाइल क्रिएट करो, उस पर फिर से क्लिक करो, हाँ index.html। ठीक, इतना कर ली थी ना। इसके बाद कोड लिखना था, तो बॉयलर प्लेट कोड लिखने के लिए एक शॉर्टकट की होता है, ठीक है? क्या? वो छोड़ दो, ये क्या लिखा हुआ है वो मत पढ़ो, आगे जो हमें कोड लिखना है वो समझना है। तो हम HTML लिखेंगे, उधर वहां लिखो तो HTML, हाँ, और नीचे देखो HTML5 लिखा हुआ है, हाँ उस पर क्लिक करो। बॉयलर प्लेट कोड आ गया सारा एक बार में ही, ठीक? ये डिफॉल्ट कोड होता है, या फिर एक और तरीका है, इसको कंट्रोल ए करके हटाओ पूरा, बैक स्पेस करो, हाँ एक्सक्लेमेशन मार्क क्लिक करो, Shift+1 एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया और इंटर क्लिक करो, आ गया बॉयलर प्लेट कोड हमारा, ठीक? ये कोड नेसेसरी होता है हर पेज के लिए। अब इसमें देखो, समझो क्या क्या है। इधर पहले रुक जाओ, समझ लो इधर, ठीक है? इसमें हमारा जो फर्स्ट है क्या, डॉक टाइप HTML बता रहा है। इधर ध्यान से समझना, ये जो हमारा फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, ये हमारा डिफाइन करता है HTML वर्जन 5 को। ये डॉक टाइप HTML क्या डिफाइन कर रहा है? HTML का वर्जन 5 यूज हो रहा है। क्या पूछो तो इधर, क्या पूछना है? क्या पूछ रही हो अनमोल? बता रहे हैं, रुको तो अभी, वो इसीलिए तो लाइन वाइज सारा बता रहे हैं। ये इधर मेटा डेटा लिखा हुआ है, हेड में बताया था ना कि मेटा डेटा होता है, क्या क्या होता है वो बता रहे हैं, ठीक है? पहला लाइन हमारा क्या डिफाइन कर रहा है? HTML वर्जन 5 यूज हो रहा है इसमें। HTML का भी वर्जन आता है 1 2 3 4 5। HTML4 पहले पुराना वर्जन था, जैसे अपडेट होता है, बता रहे सुनो, अपडेट होता है तो कोई चाहता है कि हम पुराना वर्जन यूज करें, उसका भी वो केवल ये वाला लाइन हट जाएगा तो HTML पुराना वाला वर्जन यूज होगा HTML से, ठीक है? हाँ, जब HTML डॉक टाइप HTML लिखते हैं तो ये समय ये डिफाइन करता है कि जो हमारा पेज लिखा हुआ है वो HTML5 में लिखा हुआ है, वर्जन 5 में, ठीक? अभी सबसे लेटेस्ट चल रहा है वही है। उसके बाद फिर HTML लैंग्वेज इंग्लिश, ये डिफाइन करता है कि जो पेज लिखा हुआ है, पेज में कंटेंट जितने भी हैं वो सारा कंटेंट किस टाइप का है?
इंग्लिश टाइप का है कंटेंट, ठीक। अगर उर्दू का कोई वेबसाइट होता तो यहाँ पे उर्दू का लिखा होता, अगर कुछ इसमें हिंदी का कंटेंट होता, उर्दू का कुछ होगा लिखा हुआ। उर्दू का कुछ होगा, देख लेना, भी बता देंगे इंटरनेट से। अभी ये वाला हटाएंगे तो सारा हट जाएगा, इसीलिए, ठीक है। हिंदी का रहता तो क्या होता, HIN लिखा होता। इससे ये बेनिफिट होता है कि वेबसाइट जो क्रॉलिंग होगा ना, तो वहाँ पे उसको ये बता देगा कि इसमें सारा हिंदी का कंटेंट है, तो हिंदी के अकॉर्डिंग क्रॉलिंग करो इसको, मतलब उसमें से डेटा निकालो, ठीक है। हेड का मतलब पता है, मेटा डेटा सारा रखेगा। इसमें मेटा कैर UTF-8 लिखा हुआ है, यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, ठीक। टेक्स्ट बताता है कि मतलब इसमें किस टाइप का टेक्स्ट यूज हुआ है। तो एक कैरेक्टर सेट बता रहा है कि इसमें यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट 8 का यूज हो रहा है, ठीक है। ये टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है जो बता रहा है 8 का यूजर। ये जरूरी नहीं है, ये 3 लाइन मत लिखो, ये नहीं कहीं आता भी नहीं है, ठीक। ये उसके बाद फिर ये लाइन बता रहा है व्यू पोर्ट विड्थ डिवाइस इज इक्वल टू, मतलब इससे ये होता है कि पेज हमारा रिस्पॉन्सिव होगा। वहां पे रिस्पॉन्सिव बताए थे, वो अलग चीज है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिव मतलब ये होगा कि अगर हम इस वेबसाइट को फोन में खोल रहे हैं, ठीक, तो वो हमारा फोन में तो कंटेंट छोटा हो जाएगा, वैसे हमारा पोर्ट्रेट मोड में है, लैंडस्केप में है, जब फोन में खोलेंगे तो पोर्ट्रेट मोड में हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप कंटेंट पोर्ट्रेट मोड में सेट हो जाए, तो ये रिस्पॉन्सिव बनाता है हमारे साइट को, ठीक है। उसके बाद ये टाइटल बता ही रहा है, टाइटल से होगा। बाकी यहाँ से हेड क्लोज हो गया, बॉडी। इसमें कुछ डाउट क्या, फिर से बताएं, ठीक है। ये जो मेटा कैरसेट है, ये बताता है कि यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट 8 यूज हो रहा है। इसका भी कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। लैंग्वेज ये बता रहा है कि कौन सा लैंग्वेज यूज हो रहा है। ये कैरेक्टर का फॉर्मेट है, यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट है। एक बार गूगल पे इसको भी सर्च करके देख लेना। क्या मेटा बता रहा है कि ये मेटा डेटा है। मेटा टैग होता है जो कि इस पेज का इंफॉर्मेशन बताता है। मेटा डेटा हम बताए ना, मेटा डेटा मतलब क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा, मतलब इस डेटा के बारे में कुछ और डेटा हो, तो यही बता रहा है कि इसमें जितने भी डेटा यूज हो किस टाइप का, यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट 8 का यूज हो रहा है। उसके बाद फिर ये जो व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट मतलब कितना दिखेगा, वो हमारा रिस्पॉन्सिवनेस बनेगा, वो डिफाइन कर रहा है। बाकी ये टाइटल हो गया, आ गया। वो मेटा अलग है, वो मेटा एक कंपनी है पूरी, ठीक है। क्या ये कंटेंट विड्थ दिया हुआ है, डिवाइस मतलब डिवाइस का जितना विड्थ हो ना, उतने ही विड्थ में इस कंटेंट का पूरा विड्थ फिक्स हो जाए। मतलब अगर इसमें हम कंटेंट पैराग्राफ लिख रहे हैं, इसमें जो पैराग्राफ हम लिख रहे हैं वो पैराग्राफ हमारा इसके बाहर चला गया, ठीक है। इसमें यहाँ से जैसे पैराग्राफ लिखना शुरू किए, तो वो पैराग्राफ यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक लिखे। जैसे जब हमारा और पैराग्राफ का साइज बढ़ेगा तो वो तो इसके बाहर चला जाएगा ना। लेकिन बता रहा है कि ये जितना हमारे डिवाइस का विड्थ है उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट का विड्थ हमारा सेट हो जाए, तो वही ये लाइन बता रहा है। मेटा डेटा के अबाउट डेटा रखता है। ये मेटा एक टैग है, ठीक। ये जितने भी हैं क्या है, ये एक टैग है, ये टैग है, ये टैग है, ये भी टैग है। वैसे ही मेटा एक हमारा टैग है, ठीक है। इतना तो हम भी कोडिंग पढ़ते हैं, उतने ही पूछे थे या फिर जितना बताया गया था उतना तुम लोग पूछ रही हो। चलो ठीक है, ये इतना आ गया समझ में। अब इस पेज को हमें रन करना है, ठीक। तो इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, गो लाइव पे क्लिक करेंगे। जैसे गो लाइव पे हम क्लिक करते हैं वैसे ही हमारा ये कोड रन हो जाएगा। रन हो गया, ये इसमें डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है तो हमारे डॉक्यूमेंट लिख के आ गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर बॉडी में हम जो जो चीज लिखना शुरू करेंगे वो हमारा यहाँ से लिखना यहाँ पे शोर होने लग जाएगा, ठीक है। वहां पे मतलब ये भी आगे बताएंगे, सारा कोड बताएंगे। नहीं समझ में आ रहा है ना, क्या क्या नहीं समझ में आया। मेटा नेम से कंफ्यूजन है कि क्या लिखा हुआ है, वो आगे जब भी बताते जाएंगे ना तब अपने आप समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, ये यहीं तक है। देखो यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रहा है, बॉडी के ऊपर हेड में केवल टाइटल ही लिखा हुआ है ना।
बाकी जो बॉडी स्टार्ट हो रहा है इसमें सेंटर टैग बताता है, हमारा कंटेंट सेंटर में रहना चाहिए। आईएमजी टैग बता रहा है इसमें कोई एक इमेज होगा, यहाँ पे एंकर टैग है, ये सब बता रहे हैं अभी। एक ही बार में तुम्हें बता देंगे, समझ में आ जाएगा, बाकियों को नहीं आएगा। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया कि नहीं ये बताओ। इधर अनमोल आ गया समझ में, इतना अपने आप कर लोगे। कल लैब करना है तो हम नहीं बताएंगे, अपने से सारा करना है। हाँ लैब होगा, कल संडे है तो कल छुट्टी है, परसों जब मंडे होगा तब। ठीक है, कल नहीं होगा क्लास। हाँ संडे को छुट्टी रहेगा, हमारे पास टाइम नहीं है संडे को। ठीक, ये इतना आ गया समझ में ना, इतना अपने आप हो जाएगा। अब लैब में प्रैक्टिकल भी VS कोड डाउनलोड करना है, उसके बाद फिर टिक टिक करके और बाकी सेटअप कर देना, इतना चीज लिख लेना है। ठीक, आगे बताएं इसके अब। हाँ अभी इसके आगे बताए ना, इतना कोड तो हम बहुत बड़ा लिख देंगे। तो आगे बता रहे हैं, जो हमारा बेसिक टैग है वहां से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो हमारा पहला टैग आता है वो हेडिंग टैग आता है। हेडिंग टैग समझ में आ गया, H1 से लेके H6 तक है। अगला आता है पैराग्राफ टैग, H1 से H6 तक एक बार लिख के बता दे रहे सारा। ठीक है, देखो कीबोर्ड कि क्या डिफरेंस होता है H1 से H6 तक के बारे में समझ लो। ठीक, वो रखे रहो। H1 जैसे हम लिखे हैं, ठीक, ये क्या है, हेडिंग 1 हमारा हो गया। ठीक, उसके बाद फिर ये हमारा H2 है, H2 में भी H2 हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा ये H3 हो गया, H3 में हम H3 लिख दिए। ठीक, फिर H4 हो गया, H4 में H4 हो गया। उसके बाद फिर H5, H6, H6, H7 होता नहीं है, विश्वास थे ये भी लिख के दिखा दे रहे। ठीक, H7 लिखे तो नहीं आया ना, H7 लिखने पे कुछ नहीं आ रहा है। अगर हम अपने आप फोर्सफुली अगर करें, H7 लिख दिए तो H7 क्लोज भी हो गया। ठीक, H7 लिखे कुछ चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, वो नॉर्मल पैराग्राफ बन जाता है। ठीक, तो ये H7 होता टैग नहीं है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे एक हम पैराग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, बता रहे इधर समझो क्या अब है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। ये हमें बस प्रायोरिटी बेस्ड के लिए यूज करना चाहिए। ये देखो H6 से बड़ा तो हमारा पैराग्राफ हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो पैराग्राफ का एक अलग मीनिंग है। हम हेडिंग 6 को भी हम बढ़ा सकते हैं। हेडिंग 6 का साइज हम इसके अनुसार भी कर सकते हैं, H1 का हम H6 के अनुसार कर सकते हैं। फॉन्ट साइज वो हमारे हाथ में है कि कितना किसका बड़ा रखना है, किसको बोल्ड रखना है, इटैलिक रखना है, वो हम कर सकते हैं। ठीक, वो CSS का पार्ट है, स्टाइलिंग वो बताएंगे आगे। ठीक, CSS अभी काफी दूर है हमसे, तो ये आगे समझ में। अभी HTML पढ़ रहे हैं तो HTML क्या है, स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है ना सारा पेज का। और जो CSS था वो क्या था, स्टाइलिंग का पार्ट था, तो वो सारा हमें स्टाइल में होगा। ठीक है, तो ये हेडिंग समझ में आ गया H1 से लेके H6 तक। देख लो साइज कैसे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सारा। ठीक है ना। उसके बाद फिर पैराग्राफ के बाद फिर हमारा आता है पैराग्राफ। हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया ना। उसके बाद फिर इमेज टैग है। अब फिर तुम लोग ये एक क्वेश्चन समझो कि ये हमारा जो है लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं। ये जो हमारा ये लिखा हुआ है, ठीक, P लिख के स्टार्ट हो रहा है और P लिख के क्लोज हो रहा है, इसको हम टैग बोलते हैं। ठीक, टैग बोलते हैं, फिर एलिमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये हमारा क्या है, क्लोजिंग टैग है। ठीक, इसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं। और जो बीच में लिखा है ये हमारा क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा। तो टैग क्या होता है, अ कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर टैग्स। ठीक, अ कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर टैग,
मतलब एक ऐसा टैग जो दूसरे टैग के लिए भी हो, क्या हो, कंटेनर हो या फिर कंटेंट के लिए कंटेनर हो। मतलब एक डब्बा टाइप समझ लो, डब्बा टाइप में हम कुछ भी चीज, डब्बा के अंदर डब्बा भी रख सकते हैं, डब्बा के अंदर सामान भी रख सकते हैं। वैसे ही एक हमारा क्या है, डब्बा है। ठीक, ये है। सेव करने के लिए .html से एक्सटेंशन से सेव कर देते हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ठीक, कंटेंट के पास अगर बी लिख देते हैं तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, आई लिखते हैं तो इटैलिक, यू लिखते हैं तो अंडरलाइन। ठीक, बता रहे हैं, पहले एक एक चीज तो समझ लो। बोल्ड अप्लाई करके दिखाओ तो अच्छा। बोल्ड अप्लाई करो, इसमें कोड कहाँ गया? हाँ, इसमें हेडिंग लिखा हुआ है ना, हेडिंग को बोल्ड करो, दो लो पकड़ो कीबोर्ड। तो फिर समझो तो जितना बता रहे हैं, एडवांस नहीं कभी चलना चाहिए। ये जैसे यहाँ पे एक हम और पैराग्राफ लिख रहे हैं। ठीक, दिस इज अ PARAGRAPH पैराग्राफ। ठीक, अब इसमें चाह रहे पैराग्राफ के बाद और भी कुछ लिख दे रहे हैं। क्यों नहीं रहा ये सारा? वो इसमें कुछ कुछ सेटिंग ऑन करना पड़ेगा तब आएगा। अभी ये फिलहाल ऐसे समझ लो, ये हमारा था ना, पैराग्राफ को हम क्या करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं। ठीक, ये हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको हम चाह रहे हैं बोल्ड करना, तो इसको हम बी टैग के अंदर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम बी टैग लिखे, यहाँ पे हम बी टैग लिखे। ठीक, अब बी के अंदर हम क्या लिख देंगे, पैराग्राफ को हम लिख देंगे यहाँ से उठा करके, कट करके, और हम बी के अंदर इसको लिख दे रहे हैं, तो ये हमारा पैराग्राफ बोल्ड हो गया। ठीक है, वैसे ही इप्सन को हमें, लॉरेन इप्सन लिखा हुआ है, इप्सन को हमें अंडरलाइन करना है, तो इसके आई टैग स्टार्ट करेंगे, आई टैग क्लोज कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे ये सब एक वो है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक कोई भी रैंडम टेक्स्ट है हमारे पास। जैसे हमारे पास कोई टेक्स्ट नहीं आता है ना, बस याद नहीं आता हम क्या लिखे, तो एक रैंडम टेक्स्ट हम अगर लिखना चाहते हैं तो रैंडम टेक्स्ट से जनरेट कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हम कुछ भी चीज इटैलिक लिखना है। ठीक, जैसे इसको हम छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आई टैग लिखे और यहाँ पे लिख देते हैं ITALIC, इटैलिक लिखे तो इटैलिक इटैलिक हो जाएगा। देखो ये इटैलिक इटैलिक हमारा हो गया। हाँ, धीरे धीरे बता रहे हैं, आगे इसमें भी हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ो ना, क्यों डायरेक्ट नीचे से छत पे चढ़ना चाह रही हो। ठीक, वेबसाइट बता रहे बनाना, एक बार में हम आज ही चाहते तो आज ही हम HTML खत्म कर देते, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए, उतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए। आगे इतना समझ में तुम्हें आ रहा है, बाकी को भी साथ में लेके चलना है। समझा देंगे, बात की बात होती है। अभी जो कल परसों पढ़ाए वही अभी पूछ दे तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ये इतना आ गया समझ में ना। पैराग्राफ टैग हो गया, इसके बाद फिर अगला आता है हमारा इमेज टैग। इमेज टैग से हम क्या होता है, कोई भी इमेज इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम IMG लिखे, पहले इसको हटा देते हैं, Ctrl+X। ठीक, यहाँ पे इमेज टैग हम लिख दिए। ठीक, इमेज के अंदर हमारा दो चीज होता है, एक हमारा SRC होता है, एक हमारा अल्ट होता है। ठीक, जो SRC होता है उसका मतलब सोर्स होता है। ठीक, और ALT मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है हमारा। ठीक, आज का क्लास तो टाइम ओवर हो गया, कल पढ़ाते हैं। ठीक, मंडे को बाकी है। सोर्स का शॉर्ट फॉर्म SRC लिखा हुआ है, और इसको हम बोलते क्या है, बेसिकली इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक, एट्रीब्यूट क्या है? एक सेकंड बता रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा IMG लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं, या फिर इसको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर जो इस टैग के बीच में जो हमारे छोटे छोटे ये ऐड होते जाते हैं,
इसको हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। ठीक है। तो ये ऑल्ट है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट। हो गया इतना। एसआरसी मतलब होता है सोर्स। सोर्स का मतलब जो भी हमें इमेज लगाना है उसका लोकेशन यहाँ पे डालेंगे। ये तो साइड में क्या? हाँ, कहीं से भी, गूगल का भी डाल सकते हैं और फिर हम फाइल का भी डाल सकते हैं। लिंक, एसआरसी हमारा लिंक होता है या फिर यूआरएल बोलते हैं इसको। ये हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा रिलेटिव होता है, दूसरा एब्सोल्यूट होता है। ठीक। एसआरसी ना। हाँ, दो टाइप का होता है, एक हमारा रिलेटिव होता है, दूसरा एब्सोल्यूट होता है। कल से नॉर्मल ही पढ़ाएंगे। जितना आज हम पढ़ा रहे हैं ना, ये इंजीनियरिंग लेवल से भी टफ का है। रिलेटिव में क्या होता है? बता रहे, ये अल्टरनेटिव और रिलेटिव लिख ली। अल्टरनेटिव मतलब होता है जो लिंक हम इंटरनेट से उठा रहे हो। ठीक। इंटरनेट से मतलब जैसे अगर हम इंटरनेट पे कोई भी इमेज सर्च किए, जैसे यहाँ से हम अगर कोई भी इमेज सर्च किए, यहाँ पे इमेज में गए, ये इमेज हमें मान लो लगाना है, तो इसका जो यूआरएल होगा, लिंक होगा, ठीक, यहाँ से हम कॉपी लिंक करें ना, तो ये लिंक हमारा क्या होगा? अल्टरनेटिव लिंक हो जाएगा। ठीक। और इसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लिए, अब यहाँ पे हम क्या किए? इसको पेस्ट कर दिए, यही लिंक को। तो अल्टरनेटिव में करना था ना, मैं सोच रही थी क्या? हाँ, उससे मतलब ही नहीं, वो सोर्स थोड़ी है। लिंक यहाँ पे हम कोई भी डाल सकते हैं। लिंक हमारा एसआरसी में ही डलेगा, लेकिन जो इसका टाइप होता है दो टाइप का होता है। तो ये हम अल्टरनेटिव लिंक का भी डाल दिए। तो ये अगर इसको हम पेज रन करें, अल्टरनेटिव में तो आपको अल्टरनेटिव में डालना था ना। कुछ का बैन रहता है इमेज, ठीक, उस कारण ये हमारा इमेज नहीं आ पाता है। अल्टरनेटिव में डालना था ना। वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट अलग चीज है। तो आपने तो बोला तो बता रहे, एक सेकंड रुक जाओ। ये एएलटी हम कब लिखते हैं वो भी बता रहे, पहले इतना तो समझ लो। ये देखो इमेज हमारा आ रहा है, ठीक, ये, लेकिन ये इमेज लोड नहीं हो पा रहा है, वो किसी कारण से लोड नहीं हो रहा होगा। ठीक। तो अगर इस इमेज जैसे ये अभी, ये अब सही ऑप्शन आ गया, ये जैसे इमेज हम कोई भी लगाए हैं, अब ये इमेज तो यहाँ शो कर रहा है कि हमारा इमेज है, लेकिन कई बार इंटरनेट इशू होने के कारण या फिर सर्वर में ये जो इमेज है ना, इसी का रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि ये इमेज आप कहीं और नहीं यूज कर सकते हैं। तो उस केसेस में ये हमारे क्या बोलते हैं, इमेज नहीं शो हो रहा है। तो उसके लिए फिर यहाँ पे हम कुछ डिफाइन करते हैं, ऐसा चीज लिखते हैं, एक टेक्स्ट लिख देते हैं कि अगर इमेज किसी कारणवश ना लोड हो पाए तो वो चीज यहाँ पे दिखा दे कि आखिर क्यों नहीं, मतलब ये इमेज किस चीज का था। तो यहाँ जैसे हमारा नेचर का इमेज था, ठीक, तो ALT में लिख देंगे NATURE, तब हमारे यहाँ पे ये डिफाइन हो जाएगा कि ये इमेज जो हमारा है, जो लोड नहीं हुआ है, वो किस चीज का इमेज था? नेचर का था, इसलिए ALT का हम यूज करते हैं। ठीक। तो सोर्स से भी ले सकते हैं इमेज। सोर्स से ही तो हम लेंगे। अब ये इमेज हमारा यहाँ से नहीं शो हुआ, तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक। राइट क्लिक किए, सेव इमेज एज किए, ये हमारा कहाँ था? डेस्कटॉप के किस फोल्डर में? तन्नू के फोल्डर में कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसको सेव कर दिए, हमारा फोटो डाउनलोड हो गया, देखो यहाँ पे डाउनलोड होके आ गया होगा, ये आ गया फोटो ना। अब हमें फोटो लगाना है, तो अभी हम कौन सा यूज किए थे? फोटो केवल डाउनलोड किया और कुछ नहीं किया। ये जैसे इमेज हम डाउनलोड किए, राइट क्लिक किए, सेव इमेज एज किए। ठीक। जिस लोकेशन पे सेव करना है हमें, डेस्कटॉप में तन्नू नाम के फोल्डर में सेव है, तो इसको सेव कर लिए, तो ये हमारा फोटो सेव हो गया। यहाँ पे लगाना है अब इसको। तो अब जब हम इस इमेज का यहाँ लिंक डालेंगे, तो वो हमारा किस टाइप का होगा? रिलेटिव होगा, मतलब उस लिंक को हम रिलेटिव URL बोलेंगे, और जो इंटरनेट से लगाए थे उसको एब्सोल्यूट URL। अब यहाँ पे हम केवल फोटो लिखेंगे, तो ये देखो फोटो ऑटोमेटिक शो हो रहा है ना। रिलेटिव वाले को क्या कहते हैं? रिलेटिव वाले को रिलेटिव कहेंगे। हाँ, एब्सोल्यूट जो हम इंटरनेट से, मतलब वहां उस फाइल में ना हो इमेज, कहीं और से हम उठा के लगा रहे हो, तो उसको रिलेटिव बोलेंगे। और जो बगल में ही हो, मतलब उसी फाइल के अंदर इमेज पड़ा हो, तो उसको हम रिलेटिव बोलते हैं। ठीक। जैसे कोई तुम्हारे दूर का रिलेशन का हो, तो वो अल्टरनेटिव है, और जो रिलेटिव में ही है रिलेशन का, तो वो रिलेटिव बोलते हैं। ठीक। वैसे फोटो का हम लिंक यहाँ पे ऐड कर दिए, अब यहाँ पे इसको शो करो, तो इमेज हमारा शो हो गया, लेकिन ये बहुत बड़ा इमेज शो हुआ है ना। साइज छोटा करना हो तो इसको विड्थ डिफाइन कर देंगे यहाँ पे हम।
ये भी पढ़ने वाला नहीं है, बाद में बताएंगे, ठीक है। ये CSS का पार्ट है, ये इमेज हमारा शो हो गया ना, ये स्टाइल लिखे विड्थ इज इक्वल टू ये, ठीक, ये आगे जब बताएंगे, अभी नॉर्मल है, ये उतना समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर ये इमेज लोड ना होता तो अल्टरनेटिव में जो लिखते हो यहाँ पे शो हो जाता। फोटो लगा लिए, टेक्स्ट लगा लिए, इतना चीज आ गया ना, अब इतना चीज बनाना है कल, यही सेम चीज, ये इतना हमें आउटपुट कल किस पे दिखना चाहिए, इसको थोड़ा और सही कर देते हैं। अरे तुम लोगों को जब भी हो तब अपना बना लेना, बस शो कर देना हमें कि हाँ ये हो गया है, ठीक है। नोट्स सर को बोले हैं ग्रुप में ऐड करने के लिए, तो सर ग्रुप में ही नहीं ऐड किया अभी तक, तो हम नोट्स कहाँ से भेज दे। ठीक है, ये देख लो तुम लोग, ऐड हो गया। हाँ हो गया हो गया ऐड, ठीक है। तो सर तुम लोग जो ऐड किया उसको सर निकाल देंगे कल, ठीक है। ये देखो, ये बन गया हमारा, फोटो लग गया, पैराग्राफ लग गया, हेडिंग 1 से 6 तक हो गया। ये इतना चीज क्या करना है, हाँ ये वेबसाइट है, और ये अभी हम इंटरनेट पे भी हम लाइव कर सकते हैं, कल को इंटरनेट पे सर्च करोगे तो यही चीज दिख जाएगा। लेकिन ये दिखने के लिए हमारे पास कुछ सॉलिड कंटेंट भी तो होना चाहिए, क्योंकि हेडिंग 1 से बहुत लोग पब्लिश किए होंगे, तो तुम्हारा ही क्यों पहले आएगा, बाकी जो पहले किए उनका पहले आएगा। तो तुम कुछ ऐसा यूनिक कंटेंट डालो तो कि पहले आ जाए, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट कर दे, कहाँ गया स्क्रीनशॉट, तो वो दिखाना माउस, सर का व्हाट्सएप इस पे खुला हुआ होगा ना, सर के व्हाट्सएप से हम ग्रुप में भेज दे रहे हैं। हाँ हम क्या मिसयूज करेंगे, ठीक। ये रिस्पॉन्सिव जो था वेबसाइट का टाइप, वो एक्चुअली किस चीज के लिए होता है? रिस्पॉन्सिव नहीं पड़ती, ये अभी बताएंगे, ये देखो इसके लिए होता है। एक सेकंड बता रहे हैं। ये जैसे रिस्पॉन्सिव वो पढ़े थे, वो रिस्पॉन्सिव अलग चीज है, ठीक है। हाँ किस चीज के लिए बताओ, साइज के लिए और डेस्कटॉप के लिए अकॉर्डिंग टू वो अब बता रहे हैं, ये है वो रिस्पॉन्सिव जो तुम पढ़ी हो ना, वो अगर हम ये भी जैसे यहाँ खुला हुआ है, अगर इसको हम चाहे कि फोन में खोलना, ठीक है, तो ये हमारा फोन किस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है हमारा, ठीक है। फोन इसी टाइप का होता है ना, तो इस टाइप में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। और यही अगर डेस्कटॉप में दिख रहा है तो डेस्कटॉप में कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ये, ठीक। इसको हम रिस्पॉन्सिव बोलते हैं। और जो वहां पे रिस्पॉन्सिव बताए थे ना, वो भी रिस्पॉन्सिव होता है, लेकिन वो अलग चीज होता है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिव अलग है, ये रिस्पॉन्सिव अलग है। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब यही होता है कि हम कुछ वेबसाइट अगर वहां पे खोल रहे हैं, फोन में खोल रहे हैं तो वहां भी सही दिखे, और लैपटॉप में खोल रहे हैं तो वहां भी हमारा सही दिखे, ठीक, तो वो हमारा रिस्पॉन्सिव होता है। अब ये वेबसाइट को बनाने के लिए ना, देखो इसमें कितना चीज लिखा हुआ है, क्या ये रिस्पॉन्सिव है। ये अब जो रियल पढ़ेंगे वो रिस्पॉन्सिव अलग चीज था, वो वेबसाइट का टाइप था। और ये जो कंटेंट होता है ना, जो मेटा का व्यू पोर्ट लिखा हुआ था, वो यहाँ रिस्पॉन्सिव काम कर रहा है। हाँ अब इस पे देखो, हम जो कोड ये प्रोजेक्ट पढ़ के तो दिखाइए, तो उससे आपको क्या समझ आ रहा है? किस पे, क्या समझ आ रहा है आपको? ये हमको सब कुछ समझ में आ रहा है। जब ये जो कोड जब हम खुद ही लिखे हैं तो मुझे ही नहीं समझ में आएगा। ये एक सेकंड रुक जाओ, पहले इसका बॉडी का कहाँ पे DIV, वो डिव है, वो डिव मतलब एक डब्बा, ठीक। जैसे हम कंटेंट लिख रहे हैं, यहाँ पे एक हमारा अलग डब्बा है, यहाँ अलग डब्बा, यहाँ अलग डब्बा है। अगर हम एक कमरे में ऐसे समझो, ये जैसे वेबसाइट है ना, वैसे मान लो एक हमारा कमरा है, कमरा में जब हमारे पास ढेर सारा एलिमेंट है, तो अगर डब्बे में सजा सजा के रखेंगे तो वो सही से सजेगा, और चाहेंगे कि उसको डायरेक्ट यहीं फिक्स कर दे तो हवा में क्या फिक्स होगा, नहीं होगा ना। एक डब्बा होगा, उसका फिर साइज होगा कि किसका कितना इस डब्बे का विड्थ होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, वो सब सारा डिफाइन होता है, ठीक। सर आप नर्सरी से सीधा 10th में आ गए, फिर किस में आइए। तो इसीलिए तो बोल रही है, ये बता रहे हैं क्या इसमें पढ़ना क्या है, आपको समझ आ रहा है? और क्या पढ़ना है ये तो बताओ, क्या कौन सा लाइन समझना है वो बताएं। स्टार्टिंग से लेकर 6 लाइन पढ़ के। ये पहले HTML डिफाइन कर रहा है। ये हेड टैग के अगर अंदर जाएंगे तो इतना बड़ा हेड टैग इसमें लिखा हुआ है, देख लो है।
ये हेड टैग में ये डिफाइन कर रहा है, पहला तो हमारा टाइटल डिफाइन करता है, फिर एक ये हमारा मेटा टाइटल डिफाइन करता है कि अगर हम इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं ना, मेटा टाइटल मतलब ये होता है कि जो हम इंटरनेट पे सर्च किए कुछ भी चीज, ठीक, तो वो वहां दिखे वो, ठीक। ये यहाँ पे ये वर्सल दिख रहा है, ठीक, तो ये वर्सल का डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। ये खुद का अगर डोमेन हम खरीद के अपना डिप्लॉय करते हैं ना, तो यहाँ पे मेरा नाम आ जाता है, लेकिन ये वर्सल के माध्यम से डिप्लॉय किया हुआ है तो इसलिए वर्सल आ रहा है। जैसे यही डोमेन हम ये वाला किए हैं, एक सेकंड, अरे भाई अपना डोमेन नहीं खरीद। ये देखो आर्य पाठशाला, ये डोमेन खरीदा हुआ है, ठीक, आर्यपाठशाला.com है। तो ये जो आर्य पाठशाला आया हुआ है ना, ठीक, इसका अगर इंस्पेक्ट करके देखे, ये संस्कृत का वेबसाइट एक है, तो इसका देखो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी मैं वेबसाइट में ही बनाया हूँ ये, ठीक है। लास्ट में इसको देखो, यहाँ पता चल जाएगा है क्या लिखा हुआ है, 2025 आर्य पाठशाला, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय, और यहाँ पे सूरज आर्य पे क्लिक करेंगे तो मेरा वेबसाइट खुल जाएगा यहीं से रीडर। इसमें अभी स्टार्ट है, चल रहा है, ठीक। ये देखो जो समझने वाला वो चीज तुम लोग समझो ना। यहाँ पे मेटा, अगर हेड में गए तो यहाँ पे देखो मेटा नेम में लिखा हुआ है ना, टाइटल में दिया हुआ है आर्य पाठशाला आर्य प्राचीन, ये व्यू पोर्ट के बारे में है। वैसे फिर टाइटल में है आर्य पाठशाला, तो ये टाइटल आ रहा है ना वहाँ पे गूगल, अलग हर एक लाइन का अलग अलग मतलब है सारा। ये जो लिखा हुआ है आगे मेटा नेम कीवर्ड लिखा हुआ है कि अगर इतने चीज से हम सर्च कर रहे हैं ना, तो हमारा वेबसाइट टॉप पे दिखना चाहिए। हाँ, वो सारे जैसे अलग अलग चीज होता है, नहीं समझ में आ रहा है ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि धीरे धीरे सारा चीज समझाएंगे, तो तुम लोग हो कि एक दिन में ही सब कुछ समझना है।